खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। देश की बात में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले देश की 25 महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं अगले 5 मिनट में। पंजाब सरकार ने फिर शुरू की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। प्रदेशवासियों को तीर्थ यात्रा के लिए अलग अलग शहरों से चलवाई जा रही बसें और ट्रेनें। मोगा एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने श्री अमृतसर और आनंदपुर साहिब के लिए रवाना की बस। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के दरबार पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने हनुमानगढ़ी व रामलला के किए दर्शन पूजन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए रेलवे की तैयारी। पूर्वोत्तर रेलवे भी तैयारियों में अंतिम चरण में जुटा हुआ है। सज और संवर रहा है रामघाट हाल्ट स्टेशन। 6 करोड़ की लागत से हो रही है स्टेशन की सजावट। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा तमिल और तेलुगु में भी लगाए जाएंगे निर्देश। बोर्ड दक्षिण भारतीयों के लिए तमिल तेलुगु में दी जाएगी जानकारी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अयोध्या में लगेंगे निर्देश पट्टियां। यूपी में कमान अपने हाथ में चाहते हैं अखिलेश यादव। अपने हिसाब से सीट बंटवारे की कवायद में सपा सहयोगी दलों से मांगी जाएगी प्रत्याशियों की डिटेल। बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशियों के हिसाब से उतारेंगे प्रत्याशी। 23 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे बिजनौर का दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम। कार्यक्रम में लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र भी देंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों की ये मजाकबाजी अशोभनीय है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई, वो भी ठीक नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चलेगा काम। मामले की गंभीरता से होनी चाहिए जांच। गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक। एक मरीज में कोरोना की हुई पुष्टि। मरीज के परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेकर करवाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग। परिवार के सदस्य की दुबई की है ट्रैवल हिस्ट्री। पीलीभीत में आपको बता दें सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा देखने को मिला है। कूड़े डालने की जमीन पर दबंगों का कब्जा लगाए जाने। आपको बता दें जमीन बिक्री के पोस्टर। ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत हुई है। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय हुआ है हादसा। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे परिजन। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे डिप्टी सीएम आवास। महामंत्री सुनील बंसल पहुंचे डिप्टी सीएम के आवास पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन के कई सारे पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आगरा के सदर तहसील में कार में रिश्वत के 10 लाख रुपए रखे होने का मामला। एसडीएम ने लेखपाल पर लगाया आरोप। मामले की हो रही जांच। आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई होगी। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में खोली जाएगी कार। जबलपुर में कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत का माहौल है। 69 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मौके से महिला लापता हुई। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज में कराया गया था कोविड टेस्ट। लखनऊ में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ओवरटेक कर डॉक्टर की गाड़ी को रोका। काफी दिनों से युवक कर रहा था परेशान। विरोध करने पर महिला डॉक्टर के पति को पीटा। गोमतीनगर थाना क्षेत्र में पीड़िता ने केस दर्ज कराया। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतरजनपदीय बाइक चोरों पर पर्दाफाश हुआ है। 9 मोटरसाइकिल समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आंवला थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश देखने को मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने किया प्रदर्शन। राहुल सोनिया टीएमसी सांसद का पुतला फूंका गया। भाजपाइयों ने लगाए कांग्रेस विरोधी नारे। अयोध्या के मार्गों पर लगाई जाएंगी निर्देशक पट्टिका। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए अलग अलग भाषाओं में लगेंगी निर्देश पट्टिका। दक्षिण की भाषाओं में भी लगाई जाएंगी निर्देश पट्टिकाएं। अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने दी जानकारी। ज्ञानवापी केस में आज का दिन काफी अहम रहा। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए दिया गया था पत्र। 18 दिसंबर को एसआई ने कोर्ट के समक्ष सौंपा था स्टडी रिपोर्ट। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे सुनवाई हुई।
हज यात्रा के आवेदन की बढ़ी तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बढ़ाई तिथि और राज्य हज कमेटी संगठनों की मांग पर यह तारीख बढ़ाई गई है। जालौन जिलाधिकारी ने देर रात भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरा व जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश भी दिए हैं तथा हर संभव मदद करने की बात कही है। कानपुर कचहरी में कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन ने अधिवक्ता कल्याण जागरूकता कैंप लगाया, जिसमें अधिवक्ताओं ने कल्याण निधि योजना का लाभ उठाया। योजना में 5100 रुपए जमा करने पर अधिवक्ताओं को 30 साल बाद मिलेंगे 5 लाख रुपए। कन्नौज जिला अस्पताल का सीएमएस ने किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सीएमएस ने ठंड से बचाव के देखे इंतजाम अलावा और रैन बसेरों की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। फर्रुखाबाद में लापरवाही के चलते एक गई लाइनमैन की जान। ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान शुरू की गई सप्लाई करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई। बहराइच में लोगों ने पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा कि सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितताएं, नाप में कम पाया गया सड़क का निर्माण। कानपुर में बुद्ध कथा के दौरान दलितों पर हुए हमले की कांग्रेस ने की निंदा। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। 15 दिसंबर को साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव में हुई थी घटना। अब देश की बात में विस्तार से खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंबाला से, हरियाणा के अंबाला से अहम खबर सामने आ रही है। अंबाला शहर के पंचायत भवन में दिव्यांगों के लिए एक कैंप आयोजित किया गया, जो रेड क्रॉस और जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया, जिसमें उनको ट्राईसाइकिल और उनके अंगों का माप लिया गया है। अब तक 6 ब्लॉकों में कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इसका मकसद यह है कि कोई भी दिव्यांग उपकरणों से वंचित न रह जाए। इसके लिए अंबाला के डीसी सालीन ने इसके लिए रेड क्रॉस को कैंप आयोजित करने के आदेश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर के सरकारी हॉस्पिटल और पीजीआई में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर की रिस्क अनाउंस 7200 और सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में किए जाने की मांग पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हुई है। वहीं अब नर्सिंग एसोसिएशन अब अपनी इस मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। 15 से 20 दिसंबर तक काली पट्टी लगाकर काम करते हुए रोष प्रकट किया गया। अब 28 दिसंबर को 2 घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। आज हमने पिछले 1 हफ्ते से हम ब्लैक बैजेस लगा के काम कर रहे थे। हमारी 2 डिमांडें हैं। नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपए जो सेंटर में पिछली 7th पे से चलता आ रहा है। 6th पे में वहाँ पे 4800 रुपए पर मंथ नर्सिंग अलाउंस था। लेकिन हमारी ये समस्या, हमारी ये मांग पिछले 15 वर्षों से पेंडिंग है। इसका पीजीआई प्रशासन और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमने आज गेट मीटिंग की है। इसमें सामूहिक फैसला लिया है कि आने वाली 28 दिसंबर को हम 10 से 12 गेट मीटिंग करने जा रहे हैं और उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं, जिसके लिए पीजीआई प्रशासन और सरकार जिम्मेवार रहेगी। आप जागो और औरों को भी जगाओ। नहीं, 10 से 12 2 घंटे वर्क सस्पेंड रहेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां मिशन हॉस्पिटल में क्रिसमस पार्टी मौके पर प्ले का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। आपको बता दें कि मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील साधक द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मिशन हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर का भी शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया। देश की बात में अब खबरें पंजाब से। आपको बता दें, मोगा से अहम खबर सामने आ रही। मोगा के थाना
अजीतवाल को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने ढूंढी के गांव के पास नाकेबंदी के दौरान 3 युवकों को रोका और उनकी जांच की गई तो पता चला कि ये आरोपी खिलौना पिस्टल दिखाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। और वहीं पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल और 2 खिलौना पिस्टल बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी नशे के आदी थे। हाँ जी, कल मिति 20/12 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਜੀਤਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਘੁੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਛੀਕੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਛੀਕੇ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਲਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੋਹ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਇਹ ਖਾਨਵਾਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਪ੍ਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਗਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कोरबा से अहम खबर सामने आ रही है। प्राथमिक स्कूल के छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। हाई स्कूल के शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। छात्रा ने छात्रावास अधीक्षिका से इसकी शिकायत की है। अधीक्षिका ने डीएम को मामले की जानकारी दी है। जांच टीम ने छात्रा के बयान दर्ज किए हैं। जांच में दोषी पाए गए शिक्षक संदीप अग्रवाल, डीएम ने आरोपी शिक्षक को निलंबित किया है। तो पोंडी उपरोडा ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। जांच में दोषी पाए गए शिक्षक संदीप अग्रवाल, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित किया है। कोरबा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पोंडी उपरोडा ब्लॉक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्राथमिक स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कोरबा से ये खबर, स्कूल के शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ की है। छात्रा ने छात्रावास अधीक्षिका से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए शिक्षक पर कार्रवाई की है और शिक्षक को निलंबित किया है। अब बात अगली खबर की। शक्ति जिले से अगली खबर है। ट्रेलर की चपेट में आए बाइक सवार की मौत हुई है। आपको बता दें ठाकुरपाली ग्राम का रहने वाला था मृतक। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शासकीय कॉलेज के मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। ठाकुरपाली ग्राम का रहने वाला था ये मृतक युवक। यह अहम खबर आपको शक्ति जिले से दिखा रहे हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शासकीय कॉलेज के मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। ट्रेलर की चपेट में आए बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। ठाकुरपाली ग्राम का रहने वाला था ये मृतक युवक। तो ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा से अगली अहम खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों को जारी किए हैं दिशा निर्देश। प्रशासन ने दिए लोगों को मास्क पहनने के निर्देश। रोजाना 120 मरीजों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। तो अहम खबर कोरबा से आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों को मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको कोरबा से दिखा रहे हैं। रोजाना 120 मरीजों की जांच का लक्ष्य भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए, कोविड का जो नया स्ट्रेन इधर केरला और कुछ स्टेट में आए हुए हैं, जिसमें कुछ डेथ का भी रिपोर्टिंग है आज के पेपर में, और उसी को देखते हुए स्टेट की तरफ से भी हम लोग सभी लोग को सावधानी बरतने के लिए पत्र आया हुआ है, जिसमें हम लोग को कोविड टेस्ट करने को और
निर्देश दिया गया है। लगभग 120 का टारगेट है जिले को, और अगर अधिक लोग भी आते हैं सर्दी खांसी के और टेस्ट कराना चाहते हैं तो हम सबका टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और साथ में अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको फिर एक जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, जिसमें रायपुर और कटक में कहीं लैब में टेस्ट होता है, तो उसको भी भेजने की जानकारी है हमको। अब रुक करेंगे अगली खबर का कोरिया से। अगली अहम खबर है, छात्रावास में छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी निलंबित किया गया है। मां की मृत्यु तिथि न बताने पर यह मारपीट की गई है। छात्र के हाथ पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पसला के आदिवासी प्री मैट्रिक छात्रावास का ये मामला बताया जा रहा है। तो अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, छात्र के हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। पसला के आदिवासी प्री मैट्रिक छात्रावास का ये मामला बताया जा रहा है। तो कोरिया से अहम खबर, छात्रावास में छात्र से मारपीट की गई है। मारपीट का आरोपी निलंबित किया गया है। मां की मृत्यु तिथि ना बताने पर यह मारपीट की गई है। इस वक्त की अहम खबर कोरिया से आपको दिखा रहे हैं। छात्र के हाथ पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पसला के आदिवासी प्री मैट्रिक छात्रावास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां छात्रावास में छात्र से मारपीट की गई है। मारपीट का आरोपी निलंबित किया गया है। यह अहम खबर आपको कोरिया से दिखा रहे हैं। मां की मृत्यु तिथि न बताने पर की गई मारपीट। छात्र के हाथ पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट करने वाले आरोपी को निलंबित किया गया है। पसला के आदिवासी प्री मैट्रिक छात्रावास का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, बीजापुर से। अगली अहम खबर है, नक्सलियों ने बंद को लेकर मचाया है उत्पात। बीएसएनएल टावर को आग के हवाले किया है। इलाके में बंद को लेकर फेंके गए हैं बैनर पोस्टर। तो बीजापुर से अहम खबर, बीजापुर जिले के मदेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इलाके में बंद को लेकर बैनर पोस्टर नक्सलियों के द्वारा फेंके गए हैं। बीजापुर जिले के मदेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नक्सलियों के द्वारा उत्पात मचाया गया है। बंद को लेकर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। बीजापुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीएसएनएल टावर को आग के हवाले नक्सलियों के द्वारा किया गया है। इलाके में बंद को लेकर नक्सलियों के द्वारा बैनर पोस्टर भी फेंके गए हैं। बीजापुर जिले के मदेड़ थाना क्षेत्र का है यह पूरा मामला। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, शक्ति जिले से। अगली अहम खबर है, जेजेपुर तहसील के उपार्जन केंद्र भतमहाउल में मंडी प्रभारी दीपक महेश की मनमानी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रभारी की मनमानी के चलते धान को बेचने के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। प्रभारी दीपक महेश मिलीभगत कर धान को बिना तौल, बिना जांच के, बिना नमी चेक किए करीबियों के धान खरीदकर सीधे ट्रैक्टर से ट्रक में लोड करवा रहे हैं, जबकि अन्य किसानों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहीं 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ग्राम 12 देवरी धान उपार्जन केंद्र में धान बिक्री करने के लिए आए हुए किसानों को 50% यानी आधे बारदाने की व्यवस्था किसानों को करने की बात कही जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन गई है। लेकिन क्षेत्र के कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने बारदाने के अभाव में अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। तो वहीं फटे पुराने बारदाने में मजबूरन पैंदा लगाकर बारदाने में धान भरकर किसानों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने मांग की है कि तत्काल बारदाना की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि क्षेत्र के किसान अपना धान उपार्जन केंद्र में बेच सकें। अभी शासन के जो नियमानुसार 2 प्रकार की बारदानों में खरीदी होती है। एक नया बारदाने में रहते हैं, मार्केट जो देता है, एक बारदाने पुराने बारदाने रहते हैं जिसकी सप्लाई मिलरों के द्वारा की जाती है। अगर किसी समितियों में मेरे हिसाब से भी बारदाने की कमी नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी समिति में होगी तो वो केवल पहुँचाने में जो देरी की वजह से हुआ होगा, और वो आगामी 12 घंटे 24 घंटे के अंदर पहुँचा देंगे उस समिति में बारदाना जो है वो।
सर, और जिले में भी कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर बारदाना नहीं पहुँच पा रहे, इसके लिए क्या करना है? मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमारा जो जिले में जो धान का प्रोक्योरमेंट होता है वो हमारे मिलिंग क्षमता से कहीं ज़्यादा होता है। तो हमारे जिले में जो मिलर हैं वो दूसरे जिले की, हमारे जिले में जो धान खरीदी होती है उसमें बारदाना की सप्लाई दूसरे जिले से भी होती है, तो दूसरे जिले से पर्याप्त मात्रा में बारदाना आने में थोड़ा लेट हो गया है, जो मिलरों से मिलना है, इस नाम से ये समस्या आई है। वो दूसरे जिले में संपर्क किया जा रहा है, बारदाना सही समय पहुँच जाएंगे वहाँ पे। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकतंत्र का मजाक उड़ाना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभापति के समर्थन में टीपी नगर चौक में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया। बता दें कि बीते दिन विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। टीएमसी सांसद ने संसद भवन प्रवेश द्वार पर राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री की थी। जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तब राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। अपमान हुआ। कल्याण बनर्जी जी ने, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने उनकी बाहर आकर मिमिक्री की, उनकी एक्टिंग उतारी और उसके बाद राहुल गांधी और एक छोटे बच्चे की तरह उसकी शूटिंग कर रहे थे और ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाया है इन्होंने। पूरे देश में इसको और बहुत गंभीरता से लिया है। धनखड़ जी खाली नेता नहीं, वो पूरे देश के किसान नेता के रूप में उनकी एक छवि है और साथ में उपराष्ट्रपति जी भी हैं। उनका लोकतंत्र का मजाक उड़ाना ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह गिरकर उनको जो भद्दा मजाक किया है ये वास्तव में निंदनीय है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र परलकोट पखांजूर के लाइव एकेडमी स्कूल में 2 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों द्वारा मानव जीवन में काम आने वाले एवं भविष्य में उपयोग होने वाले मशीनों का मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जानकारी विस्तृत रूप से सभी आने वाले मुख्य अतिथि एवं अभिभावकों को दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पखांजूर के एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला, अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संस्कारधानी नगरी राजनांद गांव में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार रात्रि को समुदाय के लोगों ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित वेस्लियन चर्च से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसमें ईसाई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली में शामिल हुए। इसी प्रकार स्टेशन रोड वेस्लियन चर्च पर 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हम विशेष रूप से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक रैली का आयोजन किए हैं, जबकि लगभग 35 वर्षों से हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को शहर में अपने संस्कारधानी नगरी राजनांद गांव में प्रचारित करते हैं और हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के बताए प्रेम के अनुसार हर एक कौम के भाइयों से हमारा संबंध बहुत ही मधुर और घनिष्ठ है और हम सब भाई भाई की तरह इसमें सम्मिलित होते हैं। विशेष रूप से ख्रिस्ट जयंती का ये पावन पर्व हमारे लिए उत्साह और खुशी और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को बताने का एक उद्देश्य है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जगदलपुर के विधायक किरण सिंहदेव के नाम पर मुहर लगाई है। अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति आधिकारिक तौर पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। किरण सिंहदेव जगदलपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। 61 वर्षीय किरणदेव सिंहदेव रियासत कालीन जमींदार परिवार से हैं। वह महापौर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से अपने राजनीति की शुरुआत कर पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और प्रदेश महामंत्री का
का दायित्व भी निभा चुके हैं। बिलासपुर संभाग के भाजपा के प्रभारी के तौर पर काम भी कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई 5वीं बार साहिबगंज पहुंची है। सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन जांच जारी रखी। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ईडी के गवाह विजय हांसदा के गांव भवानी चौकी पहुंची, जहां ग्रामीणों से कई जानकारियां हासिल की। साथ ही करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को अपने साथ लेकर आई और उन ग्रामीणों से पूछताछ की। इसके पहले सीबीआई ने अपने दूसरे दिन नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन को लेकर 2 बड़े अवैध पत्थर खदानों की जांच की थी। का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिसमें तीनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया और नवीनगर बारून मुख्य पथ के बीच जोगबंध के समीप की है। इधर तीनों की मौत के बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों का आक्रोश भी फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। घटना की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ ने बताया कि ग्राम जोगबंध प्राथमिक विद्यालय के सामने का यह हादसा है, जिसमें आदित्य कुमार, अभय कुमार और चंदन कुमार की मौत हुई है। भेजा गया। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थानीय थाना वहां दल बल पहुंचा। घटनास्थल पर पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि एक ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर ग्राम जोगा बांध प्राथमिक विद्यालय के सामने सड़क पर चल रहे 3 लड़के, पहला आदित्य कुमार उम्र करीब 20 वर्ष, बाप के नाम स्वर्गीय सुनील चौहान, दूसरा अभय कुमार उम्र करीब 17 वर्ष, पिता शंभू चौहान, तीसरा चंदन कुमार उम्र करीब 17 वर्ष, पिता सुनील चौहान, तीनों साकिन महुवरी थाना नवीनगर जिला औरंगाबाद को अपने खाली ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चालक चलाकर रौंद दिया है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है। अयोध्या में सभी होटलों की प्री बुकिंग कैंसिल होगी। राम मंदिर उद्घाटन से पहले सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। 22 जनवरी के लिए होटलों धर्मशालाओं में जो प्री बुकिंग हुई थी, अब वो प्री बुकिंग कैंसिल की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में ये दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, वीवीआईपी की सुरक्षा को देखते हुए बुकिंग कैंसिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने के लिए लोगों ने सभी होटलों को और धर्मशालाओं में अपने कमरे बुक कराए थे, लेकिन अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अयोध्या में अब तक जो प्री बुकिंग में सभी होटल और धर्मशालाओं में जो प्री बुकिंग थी, अब उसको कैंसिल किया जाएगा। सभी होटल की प्री बुकिंग अब कैंसिल होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अयोध्या में सभी होटलों की प्री बुकिंग कैंसिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राम मंदिर उद्घाटन से पहले सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। 22 जनवरी के लिए हुई होटल धर्मशालाओं की प्री बुकिंग अब कैंसिल होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। जिस तरीके से 22 जनवरी को मेगा प्रोग्राम है और देश विदेश से वीवीआईपी अयोध्या में पहुंचेंगे, ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, जिस तरीके से अयोध्या में 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में उसका हिस्सा बनने के लिए तमाम लोगों ने होटलों और धर्मशालाओं में प्री बुकिंग कर रखी थी, लेकिन सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि अब ये प्री बुकिंग कैंसिल होगी। क्या कुछ अहम अपडेट है?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है अयोध्या में, जिसको लेकर लोगों को जानकारी थी और लोगों ने होटल को बुक करना शुरू कर दिया था और तमाम जो होटल है और जो धर्मशाला है उसको बुक कर लिया गया था। लेकिन अगर बात करें अब, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 4 से 5 घंटा अयोध्या में थे और तमाम सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी करी और समीक्षा बैठक में साफ तौर पर वहां के प्रशासन को आदेश दिया कि 22 जनवरी को जो भी वहां पे होटल या धर्मशाला है जिन्होंने की प्री बुकिंग हुई है, वो सारी बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाए। मतलब कि कैंसिल करने के आदेश दे दिए, क्योंकि तमाम जो वीवीआईपी उस समय 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, जिसको लेकर वहां पे तमाम जो बुकिंग है वीवीआईपी के पहुंचने से पहले ही जो लोगों ने बुकिंग करवा रखी है वहां पर, और उसको बुकिंग को कैंसिल करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अब वो सारी होटल्स की बात कर ले, चाहे वो धर्मशाला की बात कर ले, अब वहां पर तमाम जो 22 जनवरी की बुकिंग है उसको कैंसिल किया जाएगा। जी हाँ भरत, एक अहम सवाल सामने आ रहा है। जिस तरीके से ये प्री बुकिंग अब कैंसिल की जा रही है, अब आगे की बुकिंग क्या सरकार के गाइडलाइन के आधार पर होंगी या इन होटलों की बुकिंग ही नहीं होंगी? अगर बुकिंग नहीं होंगी तो होटल और धर्मशालाओं को बड़ी मात्रा में नुकसान भी उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर यह जिक्र है कि अभी 22 जनवरी को जो भी होटल्स की बुकिंग्स हुई हैं वो कैंसिल की जाएंगी और तमाम जो होटल्स में शादी समारोह का जो आयोजन होना था, जिन्होंने होटल के रेस्टोरेंट्स को बुक किया था, रिजॉर्ट्स को बुक किया गया था, वो तक अब कैंसिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 22 तारीख की अभी और निर्देश आने बाकी हैं क्योंकि अभी समय है, लेकिन अब निर्देश क्या आएंगे कि क्या 22 से लेकर कब तक के लिए प्राण प्रतिष्ठा जब शुरुआत होगी 22 तारीख को, तब से कब तक के लिए बुकिंग्स नहीं करवा पाएंगे होटल, या किस गाइड को फॉलो करना पड़ेगा, या कौन कौन होटल बुक किया, प्रशासन को जानकारी इसकी उपलब्ध करवानी पड़ेगी। फिलहाल अगर अभी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी यही खबर है कि 22 जनवरी को जिन्होंने होटल्स और धर्मशाला की बुकिंग करवाई थी अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, लोगों ने सोचा था कि प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल होंगे, अब वो नहीं हो पाएंगे, उनकी बुकिंग को होटल वालों को कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ भरत, एक और अहम सवाल यह है, जिस तरीके से प्री बुकिंग में बहुत सारे लोगों को कम रेट में होटल और धर्मशालाओं में कमरे उपलब्ध हो गए थे, अब चूंकि अब ये बुकिंग कैंसिल हो जाएंगी, नए सिरे से जब ये बुकिंग होगी तो अब नए रेट भी जारी होंगे या पुराने रेटों पर ही ये बुकिंग शुरू की जाएंगी? देखिए, बिल्कुल, जब होटल्स की बुकिंग होंगी तो इसके लिए भी एक बैठक होगी और होटल्स के जो भी लोग जुड़े हुए वेबसाइट से वो लोग बैठक करेंगे किस तरीके से होटल्स की बुकिंग जो अमाउंट है वो किया जाए। उस पर भी सरकार की नजर रहेगी कि लोगों को यहाँ पर पैसा ज्यादा ना लोगों से वसूला जाए, लोगों से लूटपाट ना की जाए। हो सकता है सरकार इस पर भी रेट निर्धारित कर दे कि इस होटल के इस जो होटल में सुविधाएं होंगी उसके हिसाब से पैसा जारी कर सकती है। फिलहाल अभी जो होटलों की बुकिंग हुई है वो पैसा उनको रिफंड हो जाएगा, जिन्होंने प्री बुकिंग करवा रखी थी 22 जनवरी की, वो पैसा सारा रिफंड हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में जरूर निश्चित तौर पर सरकार भी अपना इसमें अपनी बातों को रखेगी कि होटल व्यवसायियों के सामने कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लोगों से ना लिए जाए, कम से कम लोगों को जो पैसों में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए। हाँ, निश्चित रूप से भरत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें जिस तरीके से अब प्री बुकिंग जो अयोध्या में बड़ी पैमाने पर हुई थी, सभी होटल लगभग होटल और धर्मशालाएं अब तक फुल बताए जा रहे थे, अब उनकी प्री बुकिंग को कैंसिल किया जाएगा। अब नए सिरे से बुकिंग होंगी या नहीं होंगी ये देखने वाली बात होगी और निश्चित रूप से ये सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। इस बीच लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना का एक नया मरीज मिला है। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना का मरीज मिला है। अब लखनऊ में ये पहला कोरोना का ये मरीज बताया जा रहा है। तो थाईलैंड से लौटी थी 75 वर्षीय महिला जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें इस बार जो कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है उसमें पहला केस लखनऊ में दर्ज किया गया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना की दस्तक सामने आई है। एक बुजुर्ग महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। मानक नगर की महिला है जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड से लौटी थी 75 वर्षीय महिला जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। तो निश्चित रूप से लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दी है। जांच के बाद महिला में ये कोरोना की पुष्टि हुई है। जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट नजर आ रहा है, बाहर से आने वाले लोगों की अब जांच शुरू की गई है। ऐसे में थाईलैंड से आई महिला
जो 75 वर्षीय बताई जा रही है उसमें जांच की गई है। जांच के बाद इस महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। और हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भरत, कोरोना ने लखनऊ में फिर से दस्तक दी है, क्या है पूरा मामला? क्या ये पहला मामला है लखनऊ में? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना की दस्तक से एक बार फिर दहशत में लोग आ जाएंगे, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उन्होंने 40 देशों में भी अपने कदम को पसार दिया है, पैरों को। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में ये महिला है, 75 वर्षीय महिला है, जो अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड से लौटी थी। थाईलैंड से लौटने के बाद वो बुखार और जुकाम और खांसी की जो समस्या थी वो कंटिन्यूसली बनी हुई थी, जिसके बाद इनका जो जांच करवाई गई और जांच में इनकी जो कोरोना की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव निकली है। ये कह सकते हैं कि एक बार लोग दहशत में फिर आ सकते हैं। कोरोना से अभी लोग उभरे ही थे नए साल के जश्न की तैयारी के लिए और तमाम 25 दिसंबर की तैयारी के लिए लोग जुटने जा रहे थे, लेकिन इसके बाद अब जिस तरीके से कोविड का जो मामला सामने आ गया है उससे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से कदम उठाता है। फिलहाल इस महिला के बारे में जो जानकारी उपलब्ध हो रही है वो ये हो रही है, अभी कुछ ही दिन पहले महिला थाईलैंड से लौटी थी और ये लखनऊ के श्रृंगार नगर मानक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगार नगर की रहने वाली थी। इसकी जो उम्र थी वो 75 वर्ष थी। फिलहाल इसको अभी हॉस्पिटल में नहीं एडमिट किया गया है, इनको घर में ही अभी आइसोलेट किया गया है और जो तमाम इनके घर वाले लोग थे उनकी भी जांच की गई है। राहत की बात यह है कि जो जांच में जो महिला के जो घर वाले थे उनकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। सबसे राहत बड़ी बात यही है कि जो महिला की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल निगेटिव आई है। अभी महिला जो स्वास्थ्य विभाग की तमाम जो टीमें हैं वो महिला पर नजर बनाई हुई है। जी भरत, एक अहम सवाल है, जिस तरीके से लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दी है, कोरोना का ये नया वेरिएंट काफी प्रसार इसका अब देखा जा रहा है, जिस तरीके से अब देश के अलग अलग हिस्सों में इसके पेशेंट मिल रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस भी नजदीक है, नए साल की तैयारियां भी लोग कर रहे हैं, काफी गैदरिंग होगी। ऐसे में लखनऊ के लिए और बाकी जगहों के लिए भी ये निश्चित रूप से ये बड़ी खबर होगी। जिससे ये नए साल की धूम से पहले और जश्न से पहले जो ये खबर कोरोना की आई, इससे लोगों के अंदर खौफ जरूर है। अगर बात करें नए वेरिएंट की, अभी इस महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अभी जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं करवाई है कि इस महिला में कोविड जो मिला है वो नया वेरिएंट है कि पुराना वेरिएंट है। फिलहाल अगर बात करें, लोगों के जश्न में खलल जरूर पैदा कर सकता है ये कोरोना, जो कि कोरोना की दस्तक से लोग दहशत में आएंगे और तमाम जो सरकार जो प्रशासन है वो नए नियम लागू कर सकता है। एक बार फिर कोरोना के प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना पड़ सकता है। भरत, एक अहम सवाल और सामने आ रहा है, जिस तरीके से अभी तक पहले जो कोरोना ने दस्तक दी थी तो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, अब तक ये नए वेरिएंट के बाद स्वास्थ्य महकमा तो निश्चित रूप से अलर्ट ही है। बाहर से आने वाले जो लोग हैं, विदेशों से आ रहे हैं, उनके लिए जांच की व्यवस्था की गई है कोई, जो जिससे कि ये कोरोना की सही समय पे कोरोना को पकड़ में आ जाइए? देखिए, अभी जिस तरीके से लगातार केंद्र में बैठक हो रही थी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ लगातार बैठक की थी, वर्चुअल बैठक थी ये, और उसमें साफ तौर पर ये जानकारी दी गई थी कि कितने भी आपके मामले से निकलते हैं कोरोना के, उसका अपडेट पर डे केंद्र को उपलब्ध करवाए। और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। कोरोना के ऐसे तमाम जो इंतजाम है हॉस्पिटल्स में, अगर बात करें कोविड कोरोना के बेड को, आइसोलेशन बेड्स, उनको रूम से फिर दोबारा बनाए जाए। निश्चित तौर पर जब कोरोना के मामले सामने आए हैं, लखनऊ में पहला मामला लोगों ने राहत भी दी कि कोरोना खत्म हो चुका, लेकिन फिर कोरोना की दस्तक दी है। अब जो एयरपोर्ट्स के बाहर, लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर एक हेल्प डेस्क बन सकती है, और स्टेशन के बाहर जिस तरीके से थर्मल स्कैनिंग और एयरपोर्ट के बाहर थर्मल स्कैनिंग, और बात करें बस स्टेशन के बाद थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ही यात्रा की परमिशन मिलती थी। और जो भी यात्री आता था लखनऊ या विदेश से कभी लखनऊ पहुंचता था तो उसकी प्रॉपर जो जांच है वो चेक की जाती थी, और वैक्सीन लगाई है कि नहीं, तमाम चीजें चेक की जाती थी। लेकिन अब ये वाला दौर आने वाले समय में फिर देखा जा सकता है कि जो लोग बाहर से आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, या उनको अगर उनकी जो थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो हो सकता है उन पर यात्रा करने पर रोक लगाई जाए। इसका मतलब अभी तक एयरपोर्ट वगैरह पे इस तरीके की ना कोई जांच की अभी व्यवस्था की गई है, और ना ही अभी तक जो बाहर आने वाले लोग हैं इनकी स्क्रीनिंग की अभी तक व्यवस्था की गई है।
अभी तक इस प्रकार की व्यवस्था, जब कोविड का जो चल रहा था, कहर जब बरपा था, उस समय तमाम जो व्यवस्था की गई थी, जैसे जैसे कोविड के जो मामले कम होते गए उसके बाद सरकार भी पीछे हो गई, क्योंकि आम आदमी को छूट मिल गई। WHO ने भी बोल दिया था कि जो कोविड है, कोरोना है, पूरी तरह से खत्म हो चुका, महामारी से मना कर दिया था। लेकिन कोरोना के लक्षण, जो नया वेरिएंट आया जिससे 40 देश अभी भी, अब 40 देशों में दस्तक दे चुका है, फिर भारत में भी मामले मिले हैं। अब लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो मामला मिला, ये नया वेरिएंट है कि नहीं इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन लोगों को अब खुद जागरूक होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल्स में, अब हॉस्पिटल के साथ साथ अब एयरपोर्ट या बस निश्चित रूप से भरत, अब स्वास्थ्य महकमे के अलावा प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा और तमाम तैयारियों को पुख्ता करना होगा। और ये कोरोना का वेरिएंट कौन सा है जो इस महिला में जिसमें पुष्टि हुई, अभी तक हालांकि खुलासा नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से लखनऊ में ये पहला मरीज मिला है। थाईलैंड से आई महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब निश्चित रूप से लखनऊ में कोरोना ने दस्तक दी है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। खबर कानपुर से है, जहां एलन हाउस स्कूल ने वार्षिक उत्सव 2023 का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अवध दुबे ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में मानसिक विकास के साथ उन्हें आज के आधुनिक युग से रूबरू होने का मौका मिला है। वार्षिक उत्सव में 700 बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों का सहयोग भी काबिले तारीफ रहा है। बच्चों का प्रदर्शन देखकर वहां मौजूद हर शख्स खुद को रोक नहीं सका। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल रुचि सेठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मकसद बच्चों में भौतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो कानपुर एलन हाउस स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, स्कूल ने वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अवध दुबे ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए ऐसे आयोजनों से बच्चों का मानसिक विकास होता है, साथ ही उन्हें आज के आधुनिक युग से रूबरू होने का भी मौका मिलता है। ये बातें उन्होंने कही। वार्षिकोत्सव में 700 से अधिक बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों का भी सहयोग काबिले तारीफ रहा है। बच्चों का प्रदर्शन देखकर वहां मौजूद हर शख्स खुद को रोक नहीं सका। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल रुचि सेठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मकसद बच्चों में भौतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो 700 बच्चों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। डॉक्टर अवध दुबे ने उत्साहवर्धन किया है इन बच्चों का। एलन हाउस स्कूल में वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन किया है। इसमें 700 बच्चों ने गीतों पर धूम मचाया है और अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी हैं। तो कार्यक्रम की छटा देखकर बरबस लोगों ने तारीफें की हैं और इसमें अभिभावकों का सहयोग भी काबिले तारीफ रहा है। एलन हाउस स्कूल में वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन बड़े भव्य तरीके से किया गया है। 700 बच्चों ने गीतों पर धूम मचाया है। कार्यक्रम की भव्यता देखकर लोगों ने इस कार्यक्रम की तारीफें की हैं। तो इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एलन हाउस में मौजूद हूं और यहाँ पर आज एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है और कई सारे बच्चे इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और इसी के लिए ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका के न्यूज़ में।
सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ ग्लिट्स एंड ग्लैमर, इसका क्या मतलब है और ये किस थीम के साथ यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? ये एनुअल कॉन्सर्ट का थीम जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है। हमारा मानना है कि हमारे भारत में जो धरोहर है कल्चर की और ह्यूज एंड वाइब्स की, कलर्स की, हम डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट कलर है, सबके अलग अलग स्टेट्स की अपनी अनोखी बातें हैं। सो इन सब का अमेलगमेशन है हमारे इस इनक्रेडिबल इंडिया में, और इसमें बॉलीवुड की भी जर्नी है, लेजेंड्स की। ये इन सभी को संजो करके हमारे बच्चों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे आज ये आयोजन कॉन्सर्ट का किया है। मैंने जो रिसर्च की है और जो जानकारी मुझे मिली है कि एलन हाउस ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे और अब की टाइम में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को अब इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना स्कूल का भी एक दायित्व हो गया। अदरवाइज पहले बच्चों को लगता था कि हम सब जाते हैं, पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं, बट अभी जो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है उससे आपको क्या लगता है कि इससे कितना बच्चों के दिमाग पर एक असर पड़ता है और किस तरीके से वो आगे परफॉर्म कर पाते हैं? लेट मी शेयर विद यू, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे एम्फोसिस कर रही है। ऑब्वियसली हम लोग सब ये चीज़ें करते थे, बट क्योंकि अब एम्फोसिस इस पे हुआ है, क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स की भी बात है, तो बच्चे हर मोड से सीखते हैं। खाली क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड लर्निंग से ही सब चीज़ अचीव नहीं होती है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी देने पड़ते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी देनी पड़ती हैं, ये प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। क्योंकि अब जो बच्चा भगत सिंह बना है या हम प्राइम मिनिस्टर की वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं, जब बच्चे ये नुक्कड़ नाटक या प्रेजेंटेशन के थ्रू बता रहे हैं तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर रहेगा। जैसे हमने मॉडल G20 समिट का आयोजन किया था, तो बच्चों ने हैम्पी कल्चर है, दिल्ली समिट है, इन सब पे डेलिब्रेशंस किए, और सिर्फ किए ही नहीं, जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस वगैरह में होते हैं, उसकी पूरी एक रिपोर्ट ऑनरेबल स्पीकर श्री सतीश महाना जी को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सबमिट करी है। तो हमारा ये यूथ है जो कल के लीडर्स बनेंगे, इसलिए इनको इस तरीके से तैयार करना हमारा दायित्व है। ओके, अभी पेरेंट्स किस तरीके से अपग्रेड हुए हैं, पेरेंट्स किस तरीके से प्रतिभाग करते हैं, क्या वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि आजकल जैसे मानते हैं कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, अभी तो पहले क्या होता था कि मम्मियाँ ध्यान दे देती थी, लेकिन अभी मम्मियाँ भी काम करती हैं, तो वो कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पर कार्यक्रमों में कर पाती है, बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिल पाता है? मैं आपको बताऊं, ये जैसे चीज़ें चेंज होती हैं ना, और ये चेंज जब ट्रांजिशन आता है, सब लोग उसमें बहने लगते हैं। और ये मैं भी देख रही हूँ कि बच्चे को साथ साथ पेरेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन देते हैं और एनग्रॉस होते हैं हर एक्टिविटी में। और आज आप देखेंगे, अगर आप रुकेंगे, कि हमारा पेरेंट अगर 3 घंटे का कार्यक्रम है तो वो स्टेबिलिटी से बैठेंगे और इसमें भागीदारी होगी, और वो 100% पार्टिसिपेशन और अप्रिसिएशन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। और यहाँ पर एलन हाउस के प्रिंसिपल रुचि सेठ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पेरेंट्स भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने लगे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों से और अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुक्कड़ नाटक या फिर अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं, उनसे उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है। बहुत सारी चीज़ें नुक्कड़ नाटक के जरिए जो बताई जाती हैं वो उनके दिमाग पर रजिस्टर होती है। कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है, थोड़ा सा एजुकेशन की थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई है, और ऐसे कार्यक्रम एलन हाउस लगातार आयोजित करता रहा है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं यशी शुक्ला। जैसे कि आप जानते हैं, एलन हाउस में इस वक्त एक एनुअल कंसर्ट चल रहा है जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चीफ गेस्ट डॉक्टर अवध दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज़ में। जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं। और सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आज यहाँ स्कूल में आकर छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हुए देखेंगे? हाँ, मुझे तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति, वो किसी भी उम्र का हो, पर वो अगर अपने अंदर के उस युवा को, अपने अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रख सकता है, तो उससे हमेशा किसी भी फील्ड में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ही विल बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ ड्रीम्स। तो इसलिए मैं तो अपने को बहुत ही खुश नसीब भी समझ रहा हूँ कि मैं आज यहाँ इस दौर में इन बच्चों के साथ रहूँगा, एंड आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट।
एलन हाउस हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम करता रहता है और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझने का भी एक मौका है, क्योंकि अब हम जानते हैं एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं और अब सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं रह गया, अभी कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स हो गए या फिर इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ हो गई। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अब दिमाग पे एक और नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि न्यू आइडियाज़ are the only way for a society, for a country to progress. And even for a person, like I am a student of science and there is so much technological advancement. So if I don't keep abreast with the latest technology, I would be left behind. And that would be not a good service to the nation. So whatever we are today, is because of dreams somewhere some person took for certain thing and those things later on developed into a history. Like our own Prime Minister इस समय जो हैं वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. So my message would be that whatever we are doing as a teacher, as a student, as a management also, I'm going to speak on this. So we must keep country first. And through country, the world first. So we should be focusing on these things. थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। और यहाँ पर आपने डॉक्टर अवध दुबे जी को सुना, जो कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे अब कहीं ना कहीं जनरेशन में जो चेंज हुआ, जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे अब ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं उनके माइंड पर एक असर पड़ता है। वो चीज़ों को अलग ढंग से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ मैं यशी शुक्ला। जैसा कि हम जानते हैं कि एलन हाउस में एनुअल कॉन्सर्ट चल रहा है और यहाँ पर बच्चों ने बहुत तैयारियां की है। कार्यक्रम जो है बहुत मज़ेदार तरीके से किया गया है। इस कार्यक्रम को कैसे किया जा रहा है, क्या तैयारियां की हैं, ये हम जानेंगे यहीं पर एक स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? आयशा फातिमा। आयशा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आज का ये कार्यक्रम देख के? आज का ये सब डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट सब कुछ देख के बहुत ही अच्छी फील आ रही है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया प्रैक्टिस करने में, एंड वी होप दिस इज़ टर्निंग आउट रियली गुड फॉर द ऑडियंस बिकॉज वी हैव वर्कड अ लॉट फॉर इट, एंड एक्चुअली में काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा कॉन्सर्ट। वी आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ इट। ओके, अच्छा ये बताइए कैसा लगता है जब पढ़ाई के बीच में इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो कितना अच्छा लगता है, मज़ा आती है? मज़ा बहुत आती है। पढ़ाई के बीच में आई थिंक सबको ब्रेक की ज़रूरत होती है, और वो ब्रेक स्कूल में ही जब सोशलाइज़ करने को मिलता है अपने दोस्तों के साथ एक किसी इवेंट की प्रैक्टिसेस के लिए, एंड उस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करके जब वो इवेंट एक्चुअली आता है उसका आउटकम इज़ वेरी नाइस, एंड आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आफ्टर ऑल द प्रैक्टिसेस। अपने सीनियर्स से आपने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि सीनियर्स कहीं ना कुछ प्रेरणादायक चीज़ें होती हैं, तो कितनी प्रेरणा उनसे ली, कितना इंस्पायर्ड हुए? एलन हाउस में मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उनसे ही मैंने सीखा कि मैं इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट इवेंट में अपने सीनियर्स के साथ एंकरिंग की थी, और आज उन्हीं की मदद से आज मैं अकेले एंकरिंग कर रही हूं। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। ओके, पेरेंट्स, लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अब ऐसे कार्यक्रम में, या किस तरीके से उनका अब रुझान इस तरफ आने लगा है? पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को उनकी प्रैक्टिसेस में, उनकी ड्रेसेस में, एंड उनको तैयार करने में। एंड पेरेंट्स जब देखने आते हैं तो बच्चों को एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिसेस पेरेंट्स आर हियर टू विजिट इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयशा। और यहाँ पर आपने आयशा को सुना, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से तैयारियाँ की हैं, और जब पढ़ाई के बीच में इस तरीके के ब्रेक मिलता है तो जाहिर सी बात है बच्चों को अच्छा लगता ही है। लेकिन एलन हाउस का ये कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें हैं इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, बॉलीवुड थीम भी है, तो कहीं ना कहीं पूरा फिल्मी और मसालेदार तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ मैं यशी शुक्ला।